खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है जनसंख्या की क्लास रहेगी। यह क्लास दो भागों में मिलेगी, एक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, दूसरी भारत की जनसंख्या। ये आज वाली क्लास भारत की जनसंख्या से संबंधित रहेगी। देखिए, इस क्लास के विषय में थोड़ा समझ लीजिए। अभी 15वीं जनगणना 2011 में हुआ था, 11 के बाद 16वीं जनगणना 2021 में होना था, जो भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना था। कोविड या अन्य कारणों से अभी तक वो जनगणना हुई नहीं है, इसलिए आपके एग्जाम में 2011 वाला ही कंटेंट पूछा जाएगा, जो कि फिक्स है। यानी इस ऐसे क्लास को जरूर आपको रट लेना चाहिए। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित ही आप बढ़ जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्वेश्चन कहा जाता है, यानी फिक्स है, वो दायरा फिक्स है। जो जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं सभी कंटेंट को इसमें शामिल कर लिया गया है। ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर भी इसे जरूर करिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं जनसंख्या। और जनसंख्या से संबंधित हम लोग क्या करेंगे कि क्रमवार अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में इन निम्न रूपों में करेंगे। सबसे पहले हम लोग जनसंख्या के विषय में जानेंगे। उसके बाद दूसरी हेडिंग रहेगी पिछली जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसके विषय में रहेगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2021 की जनगणना हुई नहीं है, लेकिन इसके विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ चुकी थी, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके विषय में हम लोग क्लास लेंगे। उसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, धर्म पर आधारित जनगणना। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और उत्तर प्रदेश की जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ा, ठीक है। और भारत के राज्यों का ये दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। यानी ये 4 पॉइंट को हम लोग आज इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए क्लाइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आता है, वही रखा गया है। ध्यान से आप देखेंगे, कोशिश करिएगा। देखते समय ही मन में 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला लाइन आप क्या देखेंगे, भारत की प्रथम जनगणना 1872 में मेओ के काल में हुआ था। दूसरा लाइन में क्या है कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय हुआ था। आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। अगर पूछा जाए कि प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था, तो 1872 में हुआ था। उस समय 1872 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, मेओ थे, ठीक है। लॉर्ड मेओ थे। लॉर्ड हम लोग नहीं कहेंगे, लॉर्ड मतलब भगवान होता है, ये हम लोग भगवान नहीं थे। ये कौन थे, मेओ थे। लेकिन मेयो ने ये नियम नहीं बनाया था कि हर 10 साल पे जनगणना होगा। यानी प्रथम उन्होंने करा दिया था, भविष्य के विषय में नहीं सोचा था। 1881 में जब भारत के गवर्नर जनरल रिपन थे, तो रिपन ने क्या किया कि जनगणना में कुछ क्षेत्रों को बढ़ाया, क्षेत्रों में नेपाल क्षेत्र को बढ़ाया, और कुछ जनसंख्या जो बुजुर्ग थे, जो बच्चे थे, उनको छोड़ दी गई थी, उनको भी जनगणना में लिया गया। और उन्हें अधिनियम बना दिया कि हर 10 वर्ष पर जो है भारत में जनगणना होगी। देखिएगा प्रश्न क्या बन रहा है कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना कब हुआ, 1881 में। किसके समय हुआ, तो रिपन के समय हुआ। लेकिन भारत की प्रथम जनगणना किसके समय हुआ, मेवो के समय हुआ। इसमें नियमित शब्द नहीं लगा हुआ है। और किस वर्ष, 1872 में हुआ, ठीक है। मेरे ख्याल से आप पॉइंट को समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये लाइन कम पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि विश्व की प्रथम जनगणना स्वीडन में हुआ था 1749 में, लेकिन विश्व की प्रथम नियमित जनगणना अमेरिका में हुआ था। याद रखिएगा। जैसे इसके पहले जो संविधान में पढ़ा रहा था, तो बताया था सबसे पहले संविधान लागू हुआ था कहाँ, ब्रिटेन में, लेकिन मौखिक। इसलिए संविधान की जननी तो ब्रिटेन को कहते हैं, लेकिन विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान किसका था, अमेरिका का था। याद रखिएगा। सबसे छोटा और कठोर संविधान अमेरिका का, सबसे बड़ा और लचीला संविधान भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। आइए यहाँ हम लोग पॉइंट पे हम लोग आते हैं। यानी विश्व की प्रथम जनगणना स्वीडन 1749 में, और विश्व की प्रथम नियमित जनगणना अमेरिका में हुआ था, ठीक है। सन नहीं पूछता है, याद रखिएगा। ऐसे देखेंगे, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या में देशों का क्रम, सबसे अधिक जो है जनसंख्या कौन है, तो याद रखिएगा। अभी करंट आंकड़ा का वैसे तो भारत का हो गया, सब लोग जान गए, 143 करोड़। भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है, लेकिन अभी चूंकि 2011 की जनगणना का ही रिकॉर्ड आ रहा है प्रकाशन विभाग से, तो यहाँ दोनों बातें जानिएगा। सबसे पहले अगर पूछेगा चीन, उसके बाद भारत का है, फिर अमेरिका का है। देखिए मैंने इसको यहाँ नोट भी कर दिया है, परंतु नई रिपोर्ट के अनुसार, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार नहीं, नई रिपोर्ट के अनुसार आपके एग्जाम में 2018 वाले एग्जाम जो हुआ था, उस साल मैंने देखा था, उसमें पूछा था, ये पॉइंट पूछा हुआ था कि उस समय अमेरिका ने सैटेलाइट से जनगणना कराया था,
और पूछा था कि सैटेलाइट्स की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है, तो इसलिए इस पॉइंट को आ सकता है। ऐसे देखेंगे कि वर्तमान में नई रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 142.86 करोड़ लगभग, यानी 143 करोड़, ठीक है। अब चीन देखिएगा दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, यहाँ से चीन जो है दूसरे नंबर पे, और फिर अमेरिका जहां है वही है, ठीक है। तो दोनों आंकड़ा आप जानेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें से, विश्व में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा होगा? रूस। सब लोग जानते हैं रूस के पास जमीन अधिक है। देखिए बहुत ज्यादा पछड़े मत पड़िएगा, बस विश्व की सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा? रूस याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ लोग भूगोल की बात करें तो कहते हैं सर रूस का राजधानी मॉस्को जो है यूरोप में पड़ता है, यूरेशिया पड़ता है, और या कुछ लोग कहते हैं कि इधर साइबेरिया में कुछ एरिया पड़ता है। इस सब पछड़े में नहीं, बस सीधा जानिएगा आप कि जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ठीक है। और ये ठीक है जो आप कह रहे हैं तो भूगोलवेत्ता के अनुसार, लेकिन यहाँ आप जानेंगे इस हिसाब से विश्व में क्षेत्रफल का सबसे छोटा देश अगर बात किया जाए तो देखिएगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, राजधानी भी है वेटिकन सिटी, देखिएगा। जनसंख्या में सबसे छोटा देश देखेंगे, विश्व में जनसंख्या में सबसे बड़ा देश भारत, चीन, ऐसे लगा लेंगे। विश्व में जनसंख्या में सबसे छोटा देश तो वेटिकन सिटी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप की बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, फिर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। एक चित्र के माध्यम से यहाँ बनाना चाहूंगा, आपको समझाऊंगा। ये देखिएगा, ये भारत है, सॉरी ये विश्व है, ये पृथ्वी की बात हो रही है। पृथ्वी में देखेंगे एशिया कहाँ है, तो एशिया कहाँ है? ऐसे टेढ़ा नक्शा है एशिया। उसके बाद क्या कर रहा है? अफ्रीका, अफ्रीका देखेंगे आप यहाँ है। फिर क्या कर रहा है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका यहाँ है तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे क्या कर रहा है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यहाँ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपका यहाँ है। फिर क्या रहा? यूरोप, यूरोप आपका यहाँ है ये। और लास्ट में सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे सातवें नंबर। ये क्रम आप याद रखिएगा, या सीधे ऐसे देख लीजिएगा, सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, ठीक है। या क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम का कौन सा जोड़ा गलत है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस हिसाब से इस क्रम को ऐसे आप लगा लीजिएगा, सजा दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम में कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि रटना ही पड़ेगा। अब कुछ विद्वान पता नहीं कैसे कहते हैं समझ समझ के पढ़ना चाहिए, हाँ समझ के पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ परसेंट 20 से 30% ऐसे कंटेंट होते हैं जिसको तोते की तरह रटना पड़ेगा, लिख लिख रटना पड़ेगा, कॉपी पे हाथ रख कर रटना पड़ेगा, शीशे के सामने खड़ा होकर रटना पड़ेगा। जैसे जैसे रटना है तो रटना है, संगम में नहाना है तो नहाना है। ये बात समझ रहे हैं? रटना ही पड़ेगा हर हालत में आपको। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें 11वां पॉइंट है कि जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीप, जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीप एशिया, ठीक है। एशिया में जनसंख्या सबसे अधिक है, तो अफ्रीका, फिर यूरोप तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, पांचवें पे दक्षिण अमेरिका, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या में सबसे कम, और सातवें में अंटार्कटिका। चूंकि अंटार्कटिका पे जो है यहाँ जनसंख्या है ही नहीं है, ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, याद रखिएगा। और यहाँ 12 महीना बर्फ से ढका होता है, 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है। विश्व के वैज्ञानिकों के लिए शोध करने के लिए छोड़ दिया गया अंटार्कटिका। यहीं से 16 सितंबर को जो है ओजोन क्षेत्र साफ साफ देखा जा सकता है, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी बात नहीं हुई है। छठवें पॉइंट पे ही सबसे जो जनसंख्या में कम कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। एग्जाम करीब है, पढ़ाई लिखाई हो रही है ना, इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग अब भी इस चक्कर में होंगे एग्जाम होगा कि नहीं होगा। भाई आप उनके विषय में नहीं कुछ कह सकता, अब तैयारी करिए आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे तैयारी क्या, उसको रिवाइज करिए आप, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में विश्व के देश में आप देखेंगे, क्षेत्रफल में विश्व के देश पहला है रूस, क्षेत्रफल में अधिक है, क्षेत्रफल में प्रथम स्थान। उसके बाद कनाडा, फिर चीन, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर पांचवें ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद देखेंगे कि जो है भारत है, क्षेत्रफल में 7वां स्थान। यहाँ देखिएगा ये महाद्वीप की बात हो रही थी, ये देश की बात हो रही थी। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत विश्व में क्षेत्रफल में 7वां स्थान, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नोट, देखिएगा नोट सभी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से आप देखेंगे रटेंगे इसको। भारत का क्षेत्रफल विश्व की क्षेत्रफल का 2.4% है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है। प्रथम जनगणना आयुक्त WC प्लाउंटेन थे, जिन्होंने 17 फरवरी 1881 को भारत में नियमित जनगणना कराया था। याद रखिएगा 17 फरवरी का डेट 1881 में प्रथम नियमित जनगणना कराया गया था। किसके द्वारा? WC प्लाउंटेन द्वारा, और यही भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हैं।
भारत की जनगणना संघ सूची के अनुच्छेद 246 के में वर्णन है, लेकिन परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। ब्राजील से अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हो गई है। ईसाई धर्म सबसे अधिक नागालैंड में है, न कि केरल में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सबसे अधिक ईसाई धर्म के लोग कहाँ रहते हैं, तो नागालैंड में रहते हैं, केरल में नहीं रहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पिछली जनगणना 2011 की संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या पूछा जाता है। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? 15वां क्रम है। 2011 की जनगणना 1947 के बाद या स्वतंत्रता के बाद ये 7वें क्रम का है। 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का स्लोगन था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। पांचवा है जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है, वर्तमान जनगणना कराई जाती है। ठीक है, एक मिनट। 1971 के बाद से 7 वर्ष से ऊपर आयु का साक्षरता दर मापा जाता है। पूछा जा सकता है कि 1971 के बाद या वर्तमान में साक्षरता दर कितने उम्र तक मापा जाता है, तो 7 वर्ष से ऊपर का आयु का मापा जाता है। 2011 की जनगणना में जनसंख्या थी 121 जीरो पर, यानी 121 लाख लगभग ये था, यानी 1,21,00,000 समथिंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है, ये देखिए बुक के विषय में बताना था। अभी पूरा पर्याप्त समय है, आप इसको ले सकते हैं। आपके आयोग के सिलेबस के अनुसार ये 50 चैप्टर बना दिए गए हैं, यानी कुल यूनिट 6 यूनिट से 50 चैप्टर बना दिए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और दूसरा एडिशन है, गलती कोई चांस नहीं है। ये भी दूसरा एडिशन है, इसमें भी गलती का कोई चांस नहीं है। याद रखिएगा, वन लाइनर में और आसान शब्दों में दिया गया है, एकदम एग्जाम से पहले पढ़ने वाले कंटेंट को दिया गया है। इस बुक में बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन है, बिल्कुल आयोग के सिलेबस के अनुसार, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है। आप क्या करेंगे कि www.examsiddhi.com से मंगाएंगे तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से 2 से 3 दिन में आप तक पहुंच जाएगा। अमेजन या किसी और माध्यम से मंगाएंगे तो टाइम लग सकता है, इसलिए आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट से बुक करिएगा। स्पीड पोस्ट से वर्तमान में भेजा जा रहा है और तुरंत 2 से 3 दिन में सब पहुंच जा रहा है। ठीक है, इस बुक के विषय में बताना था कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक इसमें जानकारी दी गई है। एक दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने में असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद उसकी प्रैक्टिस सेट भी है। अपडेटेड तथ्य है। यूनिट 2 से 6 तक ये हिंदी माध्यम से दिया गया है। बुक यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये चेक किया गया है और वन लाइनर फॉर्म में है। और एक सबसे बड़ी बात कि हर चैप्टर के बाद इसमें भी 30 क्वेश्चन एमसीक्यू दिए गए हैं। इन दोनों बुकों को जो है आप जो है चैप्टर पढ़िए, फिर इसका जो है साल भर हल करिए, आपके सभी क्वेश्चन इसमें से छूटेगा नहीं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, ये आप बुक्स देख सकते हैं। इसमें एक साइड में हिंदी है, इधर इंग्लिश है, नीचे आंसर दिया हुआ है और इसमें 50 चैप्टर बना दिए गए हैं आयोग के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, दोनों बुक को कम्बो पैक के रूप में बनाएंगे। अगर आप मंगाते हैं तो सस्ता अगर पड़ेगा आपको, ठीक, तो आपको मंगाना होगा तो कम्बो पैक के वाला बुक करिएगा, जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। चलिए आते क्लास में देखते हैं आगे। ये टेस्ट सीरीज है, आप ले सकते हैं। 1299 रुपए में 1299 क्वेश्चन, यानी 13,000 प्रश्न, सभी यूनिट वाइज टेस्ट है और कंबाइंड टेस्ट है इसका। बिल्कुल आप करंट अपडेटेड है इसमें, और इसमें पहले आपको ई पीडीएफ, फिर उसी पे वीडियो, फिर उसी पे टेस्ट, फिर फाइनल टेस्ट, फिर जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। इस टेस्ट पेपर में क्या मिलेगा, इस कोर्स के साथ आपको फ्री में मिलेगा 100+ मॉडल पेपर, सभी 3 बुकों का इसमें ई पीडीएफ है। ऑल क्लासेस रिकॉर्डिंग मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा, रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साल भर पेपर 10 साल जो भी है, व्यू ऑन लैपटॉप टेबलेट कहीं भी देख सकते हैं इसको, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। और वर्तमान में अभी 6 यूनिट से टेस्ट हो रहा है। जो लोग कोर्स को परचेज कर चुके हैं उनके लिए एक सूचना था, जो भी टेस्ट दिया जा रहा है सुबह शाम, जो भी टीम द्वारा निर्धारित कर दिया गया है मेरे द्वारा, तो आप दीजिए। और टेस्ट को भले ही आप दोबारा दे चुके हो, कभी दे चुके हो, तो दोबारा उसको फिर दीजिए। याद रखिएगा उसमें धार आएगा। और पिछली बार मैं बता रहा हूँ, कई सैकड़ों बच्चों ने मुझसे बात किया कि सर सिलेबस मेरा सब्जेक्ट में अच्छा नंबर था, जीएस में अगर मेरा नंबर बढ़ा होता तो मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। मैं फिर बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन की कुंजी जीएस पेपर है, क्योंकि इस लेवल में आके नेट जेआरएफ डॉक्टरेट लेवल में आके सब्जेक्ट की पकड़ सबकी लगभग होती है, और जो है जीएस की पकड़ न होने की वजह से उनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक जाता है। इसलिए जीएस को हल्के मत लीजिए, अभी पर्याप्त समय है और कोर्स को परचेज कर सकते हैं, बुक मंगा सकते हैं और मंगा के जो है प्रैक्टिस करिए और अपने जो है सिलेक्शन को प्राप्त करिए। ठीक है, जो लोग टीम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये आप नेक्स्ट इसमें देखते हैं 2021 की जनगणना में क्या है।
2021 में होनी थी, परंतु कोविड या अन्य कारणों से अभी तक नहीं हुआ। फिर भी कुछ जानकारी परीक्षा संबंधित आपको निम्न दी जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा 21 की जनगणना हुई नहीं है। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, ये प्रथम डिजिटल जनगणना होनी है। 2021 की जनगणना का 16वां क्रम का है, याद रखिएगा। 21 की जनगणना 1947 के बाद के जो है 8वां क्रम का है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त विवेक जोशी जी हैं। 2021 की जनगणना का स्लोगन जन भागीदारी से जन कल्याण है। ठीक है, 2021 की जनगणना कुल 16 भाषाओं में की जाएगी। नेक्स्ट है कि 2021 की जनगणना भारत में प्रथम बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा, जिसमें जिसमें कोडिंग का प्रयोग होगा। यानी पहली बार जो है जनगणना जो है डिजिटल होने जा रहा है 21 में, जिसमें कोडिंग का प्रयोग होगा। कोडिंग में कैसे होगा? जैसे कोडिंग 1 में पुरुष रहेंगे, 1 में पुरुष, 2 में महिला, 3 में ट्रांजिस्टर इत्यादि, ऐसे कोडिंग करके दिया जाएगा, जो भारत में पहली बार हो रहा है और प्रथम बार डिजिटल भी हो रहा है। जनगणना के इतिहास में 1921 की जनगणना बढ़ने के बजाय घट गई। इसे महान विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। इसका कारण अकाल, महामारी या अन्य कारण थे। ये तो कई बार प्रश्न पूछ चुका है, इतनी बार पूछा, ये प्रश्न घिस गया है। पूछा गया था कि किस वर्ष जनसंख्या जब काउंटिंग हुआ तो बढ़ने के बजाय घट गया, तो 1921 का। इसे क्या बोलते हैं? महान विभाजन वर्ष के नाम से बोला जाता है। कारण क्या था? उसमें महामारी फैली थी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की तरफ सैनिक बाहर भेजे गए थे, वापस नहीं आए, जल्दी समाप्त हुआ था, और अन्य भी कई कारण थे। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें से नेक्स्ट पॉइंट है 1911 और 1921 में, याद रखिएगा, भारत की जनसंख्या -0.31% जनसंख्या घट गया था। जनगणना के इतिहास में जनसंख्या का विस्फोटक अवस्था 1951 से 1971 तक कही जाती है, क्योंकि इस बीच जनसंख्या तेजी से बढ़ गई। ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि जनसंख्या किस वर्ष को विस्फोटक अवस्था कहा जाता है, तो 1951 से 1971 के बीच को जो गणना हुआ था, विस्फोटक वर्ष कहा जाता है। क्या हुआ? क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ गई। सर्वाधिक 10 की वृद्धि 1961 में, 1971 में जो है 24.80% थी। ठीक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि 1961 में हुआ था, 61 से 71 में, यानी कह सकते हैं कि जो 10 साल की वृद्धि होता है, जिसे 10 की वृद्धि कहते हैं, वो 61 से 71 में जो है 24.80% थी। ठीक है? धर्म आधारित जनगणना देखते हैं, आइए। धर्म आधारित जनगणना में आप देखेंगे कि भारत में हिंदू धर्म को छोड़कर सभी धर्म को अल्पसंख्यक धर्म के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या 6 है। ठीक है, जो निम्न है: मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म। और छठवां है जैन धर्म। जैन धर्म छठवां अल्पसंख्यक धर्म है एवं सबसे साक्षर धर्म जो है जैन धर्म है। ये चार्ट आप बिल्कुल इस क्लास का समझिए स्पाइनल कार्ड है, बिल्कुल इसे आप रट जाइएगा। इसी चार्ट से आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को प्राप्त करेंगे, और आता भी है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत और उत्तर प्रदेश का जनगणना संबंधित आंकड़ा निम्नलिखित है। ठीक है, पहला क्रम देखेंगे, दूसरा भारत, और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश। यानी ये भारत का आंकड़ा है, ये उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कुल जनसंख्या 11 के अनुसार भारत का कितना? 121 करोड़ लगभग। उत्तर प्रदेश का 19.98 करोड़। जो है भारत का 10 की वृद्धि कितना है? 17.7%। उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि 20.2%। लिंगानुपात भारत का कितना है? 943 पुरुष, यानी 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। यानी भारत का लिंगानुपात जो है 943, और जो है उत्तर प्रदेश का 912। ठीक है, यानी 1000 जो है महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट देखेंगे, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होता है। ठीक है, साक्षरता देखेंगे आप। साक्षरता 73% भारत का और 67.7% उत्तर प्रदेश का है। पुरुष साक्षरता आप कितना देखेंगे? 80.9% और यहाँ 77%। महिला साक्षरता 64.6% और 57%। ठीक है, घनत्व आप देखेंगे 382 व्यक्ति और 829 व्यक्ति उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नीचे आप देखेंगे विश्व की जनसंख्या के सापेक्ष भारत की जनसंख्या 17.51% और विश्व की क्षेत्रफल की सापेक्ष जो है 2.72% यह है। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% और भारत की कुल क्षेत्रफल का 7.33% उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद किए रहिएगा। इंग्लिश में है, इसको कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत के राज्य आप देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर जो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ आप देखेंगे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की बात हो रही है तो राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरा जो है मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। ये 3 आंकड़े याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, लेकिन 2 जून 2014 से पहले 5वां स्थान था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना अलग हो गया तो उत्तर प्रदेश का 5वां से चौथा स्थान हो गया। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, गोवा होगा। ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर दें इसको में आसानी। क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। कहीं कहीं क्या है कि लद्दाख भी दिया हुआ है, याद रखिएगा। आप जम्मू कश्मीर लद्दाख को भी हमने कई जगह देखा, आप जम्मू कश्मीर ही सही इसको मानिए। क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 से पहले अंडमान निकोबार था, याद रखिएगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जनसंख्या में भारत के राज्यों में देखा जाए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या में भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। 3-3 आंकड़ा आप याद रखेंगे। ठीक है, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जनसंख्या में केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, दिल्ली, और सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। ठीक है, केंद्र शासित में सबसे बड़ा राज्य जो है दिल्ली, सबसे छोटा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है जनघनत्व में भारत के राज्यों में सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल। ठीक है, जनघनत्व में सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। जनघनत्व में केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो सबसे ज्यादा दिल्ली का है और सबसे कम किसका है, अंडमान निकोबार। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए अंडमान निकोबार की राजधानी का नया नाम क्या रखा गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी नया नाम क्या रखा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिंगानुपात में भारत के राज्य में देखेंगे सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है। ठीक है, 1084, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879, फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद सिक्किम का। ठीक है, लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए, अगर इन दोनों में से नहीं आपको कोई आंकड़ा रटना हो तो ये रटिएगा, याद रखिए, ये तो जरूर रट लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश का कम पूछा जाता है, ये ज्यादा रटिएगा, लेकिन इसको भी एक नजर देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। लिंगानुपात में केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक लिंगानुपात पुडुचेरी का, और सबसे कम लिंगानुपात जो है दमन दीव का। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 की वृद्धि में भारत के राज्यों में सर्वाधिक 10 की वृद्धि किसका है, मेघालय का 27.9%, और न्यूनतम 10 की वृद्धि किसका है, नागालैंड का -0.6%। ये तो कई बार एग्जाम में आ गया है, आ चुका है। याद देखिए, पूछा जा सकता है कि 10 वर्ष में जनगणना जब 11 में हुआ तो किसका जनसंख्या माइनस में हो गया, कम हो गया या घट गया। आंसर क्या होगा, नागालैंड का। और कितना कम हो गया, -0.6%। क्या हुआ, कम हो गया। 10 की वृद्धि केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए, सर्वाधिक 10 की वृद्धि किसका है, दादरा नगर हवेली का। न्यूनतम 10 की वृद्धि किसका है, लक्षद्वीप का है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, साक्षरता दर में भारत के राज्यों में देखा जाए सर्वाधिक साक्षरता किसका है, केरल का है 94%, तो मिजोरम का, फिर गोवा का है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता किसका है, बिहार का है 61.8%, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान का। ठीक है, साक्षरता दर में केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है, लक्षद्वीप का है, और न्यूनतम साक्षरता दर किसका है, दादरा नगर हवेली का है। ठीक है, और साक्षरता संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में अक्सर आ सकता है। पहला पॉइंट आप देखेंगे 2011 का साक्षरता दर कुल प्रतिशत में 73% है। 2011 का साक्षरता दर कुल जनसंख्या में 76.34 करोड़ है। पुरुषों में सबसे अधिक साक्षरता केरल में, महिलाओं में सबसे अधिक साक्षरता ये भी केरल में है। पुरुषों में सबसे कम साक्षरता बिहार में, महिलाओं में सबसे कम साक्षरता ये भी बिहार में। स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहाँ है, राजस्थान में। याद रखिएगा, यानी जो साक्षरता आंकड़ा निकल के आ रहा है, पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, महिलाओं का कितना है, तो दोनों में सबसे अधिक डिफरेंस कहाँ है, राजस्थान में। इससे कई बच्चे इस पे कमेंट करते हैं, मैं बता दूं आपसे ये प्रश्न आ चुका है। यानी स्त्री और पुरुषों के साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किस राज्य का है, राजस्थान। साक्षरता का आधार 1971 के बाद जो है 7 वर्ष के ऊपर से लिया गया है। शहरी नगरी जनसंख्या में भारत के राज्यों में आप देखेंगे सर्वाधिक शहरी नगरी जनसंख्या किसका है, महाराष्ट्र का है। न्यूनतम शहरी या नगरी जनसंख्या किसका है, सिक्किम। ठीक है, प्रतिशत में शहरी नगरी जनसंख्या सबसे अधिक गोवा का और सबसे कम किसका है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या भारत के राज्यों में देखेंगे तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश का, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किसका है, सिक्किम का। ठीक है, प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक किसका, हिमाचल प्रदेश का, और न्यूनतम किसका है, गोवा का। ठीक है,
अनुसूचित जाति में जनसंख्या भारत के राज्यों में, यानी जो है अनुसूचित जाति एससी का जो है सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत में पंजाब में, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ है, मिजोरम में, लेकिन जो है प्रतिशत में भी मिजोरम होगा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, एसटी की बात हो रही है, यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है, मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ है, मिजोरम में, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ है, हरियाणा में, लेकिन प्रतिशत में कहाँ है, न्यूनतम जो है याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। धर्म के आधार पर जनसंख्या अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है, आइए देखा जाए धर्म के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, हिंदू का। न्यूनतम जनसंख्या किस धर्म का है, तो जैन धर्म का है। लिंगानुपात में आप देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म का है, तो ईसाई धर्म का है। न्यूनतम लिंगानुपात किस धर्म का है, सिख धर्म का है। साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता कौन सा है, तो जैन धर्म का है। न्यूनतम साक्षरता किसका है, तो मुस्लिम धर्म का है। और ये बुक आप चाहे तो मंगा सकते हैं, 2 से 3 दिन में स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाएगी। examsiddhi.com पे आप इस मोबाइल पे इसे बुक कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, ये नंबर आप जो है देख सकते हैं, और ये टेस्ट लेना हो तो ले सकते हैं। आप चाहें तो डिस्काउंट कूपन भी आप ले सकते हैं, टीम द्वारा इस नंबर पे बात करके डिस्काउंट कूपन ले सकते हैं, आपको कुछ छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ ये आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।